नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आगामी चुनाव को लेकर सपा की आज बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सपा लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। सपा ने सभी लोकसभा प्रभारियों को पार्टी दफ्तर बुला लिया है और आज सुबह 11 बजे सभी प्रभारी पहुंचेंगे। आपको बता दें, पार्टी कार्यालय सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दौरान मौजूद यहां रहने वाले हैं और दिशा निर्देश यहां पर दिए जाएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब सपा ने भी अपनी तैयारियां तेज कर ली है। इसको देखते हुए बड़ी बैठक आज आयोजित की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा लगातार तैयारियां कर रही है। सपा ने सभी लोकसभा प्रभारियों को पार्टी दफ्तर बुलाया है और आज सुबह बताया जा रहा है कि 11 बजे सभी प्रभारी पहुंचेंगे। पार्टी कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहने वाले हैं। तमाम तरीके के दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को इस दौरान दिया जाएगा, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से मजबूत किया जाए। और देखिए, ये कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना सपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि सपा की तरफ से तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। तो यहां पर सपा की तरफ से मंथन किया जा रहा है, बैठक आज आयोजित की जा रही है। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन आपको बता दें कि यहां सुबह 11 बजे सभी प्रभारी पहुंचेंगे और इस दौरान यहां पर तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। अखिलेश यादव मौजूद रहने वाले हैं। तो आगामी चुनाव को लेकर ये बहुत बड़ी बैठक सपा की रहने वाली है। हालांकि इसमें देखा जाएगा, इसमें बताया जाएगा कि जिस तरीके से लिस्ट को दुरुस्त किया जाए। और आज सुबह 11 बजे सभी प्रभारी पहुंचने वाले हैं, ये जानकारी भी है। स्कंदिता फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से ले लेते हैं। स्कंदिता, इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आपको बता दें सपा कार्यालय में अभी बैठक शुरू होने वाली है और आपको बता दें कल भी एक ऐसी ही बैठक चल रही थी जिसमें सेक्टर प्रभारियों को बुलाया गया था। सपा कार्यालय सपा की तरफ से जो सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं उनकी बैठक ली थी अखिलेश यादव ने। और जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को लेकर खास फोकस करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। लगातार उनका प्रयास है कि जिस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गए थे, उन नामों को कैसे वापस शामिल करवाया जा सकता है। तो उसको लेकर एक जो है सीक्वेंस में बैठक चल रही है, पहले सेक्टर प्रभारियों के साथ में, और अब आज उन्होंने जिले के जो प्रभारी बनाए जाते हैं उनको बैठक में बुलाया है। आपको बता दें बैठक में सभी लोग मौजूद रहने वाले हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक है मनोज पांडे, वो भी मौजूद रहेंगे। अवधेश कुमार भी मौजूद है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं वो सब इस वक्त बैठक में मौजूद है। आपको बता दें कि कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली है और जितने भी जिलों के प्रभारी बनाए गए थे, खास करके जो चुनाव में बनाए जाते हैं, उन सबको निमंत्रित किया और सबको बुलाया है। उन सबके साथ में आज ये बैठक होने वाली है, जिसमें वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर बात होगी। किस तरीके से जो वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गए उसको कैसे वापस शामिल करवाया जा सकता है, उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं। चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो या नगर निकाय का चुनाव रहा हो, लगातार अखिलेश यादव ने हमेशा से सवाल खड़े किए हैं कि वोटर लिस्ट जो है उसमें तमाम नामों को शामिल नहीं किया जाता है। कईयों के वोट है जो कैंसिल हो चुके हैं और यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी थे वोटर लिस्ट में जो काफी लंबे समय पहले जिनका निधन हो चुका था, फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में आए थे। तो ऐसे कई लोग भी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी बताते हैं कि जब जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम गायब थे, उनसे जब पूछा गया कि अगर उनका नाम होता वोटर लिस्ट में तो वो किसको वोट देते, तो उनका कहना था कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देते। तो इसका डर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लग रहा है कि नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से जो परिणाम रहे, कहीं ऐसा ही लोकसभा चुनाव में ना हो। तो उसको लेकर वोटर लिस्ट पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है अखिलेश यादव ने। हालांकि अभी पूरा 1 साल बाकी है लोकसभा चुनाव में, लेकिन जिस तरीके से पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है, जो बूथ कमेटी बनाई जा रही है, बूथ मैनेजमेंट को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कैडर बेसिस पे और पहली बार इस तरीके से बूथ लेवल पर जाकर अखिलेश यादव अपनी पार्टी के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव के साथ साथ
अखिलेश यादव के सभी पदाधिकारी जितने भी है वो सभी एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सबको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, अलग अलग जिले के जो प्रभारी बनाए गए। हाल ही में अखिलेश यादव ने जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष तमाम की सूची भी रिलीज की थी और कईयों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में भी परिणाम रहे, वो नहीं चाहते कि इस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी रहे। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अपना प्रदर्शन बेहतर किया जा सकता है, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। और खास करके अखिलेश यादव के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो विधायक हो, विधायकों की बात बिल्कुल की अलर्ट जाए मोड पर यहाँ पर सपा है, क्योंकि एक तरफ तो प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर लगाया गया सपा की तरफ से, और अब ये बड़ी बैठक की जाएगी जिसमें तमाम तरीके के निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे अखिलेश यादव के द्वारा। हालांकि देखना होगा इस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से आपको खबर बताते हैं, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी सभी विधानसभा में चलाएगी। महाजनसंपर्क अभियान, आपको बता दें, विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन किए जाएंगे आयोजित। वहीं लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन में आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रयागराज उत्तरी विधानसभा, मेजा विधानसभा में लाभार्थी सम्मेलन होगा। बेहट, कैराना, शामली, पुरकाजी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन होगा। मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा, मीरापुर, नगीना में लाभार्थी सम्मेलन, और आपको बता दें बड़ाहर, नेहतौर, नूरपुर, चमरौवा, सरधना में लाभार्थी सम्मेलन होने जा रहा है। वहीं मेरठ, कैंट, बागपत, लोनी, मुरादानगर, इसके साथ ही सहीबाबाद, हापुड़ में लाभार्थी सम्मेलन, छर्रा और अलीगंज विधानसभाओं में आयोजित किए जाएंगे लाभार्थी सम्मेलन। इसके साथ ही आपको जानकारी ये दे दें कि धौरहरा, अकबरपुर, बरेली लोकसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा। शाहजहांपुर और फैजाबाद लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो लखनऊ से खबर है, जहां आईएएस योगेश कुमार विशेष सचिव गृह बन गए हैं। आपको बता दें कि विशेष सचिव एपीसी शाखा के विशेष सचिव गृह बने। 2010 आईएएस बैच के अफसर हैं योगेश कुमार। तो यहां जिम्मेदारी महत्वपूर्ण, आईएएस योगेश कुमार विशेष सचिव गृह बनाए गए हैं। विशेष सचिव एपीसी शाखा से विशेष सचिव गृह वो बने हैं। 2010 आईएएस बैच के अफसर हैं योगेश कुमार। तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई है और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें, बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। कैमरा लेंस बनाने वाली फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। हालांकि जैसे ही यह हादसा हुआ, अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा से पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर फटने से यह बड़ा हादसा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। कैमरा लेंस बनाने वाली ये फैक्ट्री है जहां यह हादसा हुआ। हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि जैसे ही यह हादसा हुआ, अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। आनंद फानंद में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो बॉयलर फट गया, जिसके चलते बड़ा हादसा यहां हो गया। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए, जल्दी जानकारी उनसे लेते हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, और एक मजदूर जो कि घायल हुआ है, उसकी हालत फिलहाल कैसी? हाँ, देखिए, 2 मजदूर घायल हुए हैं। हालांकि सीरियस हालत बताई जा रही है, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बॉयलर फटता है और फटने के बाद में जो अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो मजदूरों को वहां से रेस्क्यू कर निकाला जाता है बाहर, और कहीं ना कहीं मौके पर पुलिस के अधिकारी हैं, लगातार रेस्क्यू कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये इस घटना होने के बाद अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि जो कंपनी है वो कैमरा लेंस बनाने वाली कंपनी है, और जिस तरीके से देखा जाए सैकड़ों की संख्या में इस कंपनी के अंदर मजदूर काम करते थे। और पूरी घटना जो है ग्रेटर नोएडा इकोटेक 1 क्षेत्र की है।
जब ये घटना हुई निशांत जी, उस समय कितने वहां पर मजदूर थे? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल सकी है? देखिए, काउंटिंग के हिसाब से देखा नहीं जा सकता, लेकिन बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में उस कंपनी के अंदर मजदूर काम कर रहे थे और बॉयलर फटता है। फटने के बाद जो है 2 मजदूर इस समय झुलसे हैं, आग से झुलसे हैं, और जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कहीं ना कहीं जो और मजदूर है उनको बाहर निकाला गया है, रेस्क्यू कराया गया, आसपास की कंपनियों को भी खाली कराया गया है और मौके पर पुलिस के सारे अधिकारी मौजूद हैं। अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो क्या कुछ बनी हुई है? क्योंकि हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है और अफरा तफरी का माहौल जैसी स्थिति है। माहौल को शांत करने का पूरी तरीके से जो फोर्स के जो लोग हैं, फायर के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो लगातार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार इसको किया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां एयरपोर्ट से 1.731 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। आपको बता दें, शारजहां से लखनऊ सोना छिपाकर लाया था यात्री और 2 यात्रियों के पास से सोना बरामद किया गया है। बरामद सोने की 1.07 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। तो यहां पर आपको बता दें कि सोने की बरामदगी हुई है और ऐसे में अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, लेकिन एयरपोर्ट से 1.731 किलोग्राम जो सोना है उसकी बरामदगी हुई है। शारजहां से लखनऊ सोना छिपाकर ये यात्री ला रहा था और उस समय इस यात्री को पकड़ा गया और उसकी खोजबीन की गई, जिसके बाद 2 यात्रियों के पास से सोने की बरामदगी हुई है। बरामद सोने की जो कीमत है वो 1.07 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां कार सवार युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। नशे में चूर युवतियों का हाई वोल्टेज ये ड्रामा, तस्वीर आप देखिए। युवतियों ने पहले बाइक को टक्कर मारी और बाद में बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। सोशल मीडिया पर अब ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रही है। विभूति खंड थाना क्षेत्र के अंडरपास का ये पूरा मामला है। ये है और ये इनके साथ में है। ये देखिए, सब लोग देखिए, अभी बनेगा वीडियो, लाइव चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो 4 लड़कियां समिट बिल्डिंग से दारू पी के आ रही है और गाड़ी ठोक के मार। ये है, कहाँ गए? वे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध तरीके से ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराने के आरोपी शाहनवाज बद्दो को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। शाहनवाज बद्दो को फ्लाइट से लेकर पुलिस गाजियाबाद पहुंची है। मुंबई में शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई थी। गाजियाबाद पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया था। धर्मांतरण केस में उससे पूछताछ की तैयारी है। गाजियाबाद जामा मस्जिद के एक मौलवी को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब पुलिस दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है, लेकिन इन सब के बीच सवाल है, 12वीं पास बद्दो को अंग्रेजी की ट्रेनिंग कहां से मिली? पाकिस्तानी मेल आईडी बद्दो तक कैसे पहुंची? गेमिंग ऐप को इस तरह इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग कहां से मिली? बद्दो को आगे करके असली खेल कौन खेल रहा है? पूरे मामले में वो कौन लोग हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं? अब ये रिपोर्ट देखिए। 12वीं पास शहबाज बद्दो को ऑनलाइन गेमिंग का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसने बच्चों को गेम के बीच जीत के लिए धार्मिक ग्रंथों को साथ साथ पढ़ने और इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। गाजियाबाद के 2 बच्चों समेत कुल 4 बच्चों के अभिभावकों ने इस मामले की शिकायत की। जांच शुरू हुई तो गेम जिहाद का एक बड़ा सिंडिकेट उभरकर सामने आया है। गेमिंग जिहाद के तार पूरे देश में फैले होने की संभावना है। बद्दो से पूछताछ में इस धर्मांतरण के खेल के पीछे के खिलाड़ियों को सामने लाने की कोशिश करेगी, लेकिन बद्दो के धर्मांतरण के इस खेल से संत समाज में रोष है। गाजियाबाद ऑनलाइन गेम में जिस प्रकार से शाहनवाज का हाथ सामने आ रहा है, मास्टरमाइंड शाहनवाज है। 72 घंटे की पूछताछ में ये सामने आ रहा है कि बहुत बड़ी रैकेट है
और दुबई और पाकिस्तान का हाथ है। आप समझ सकते हो, दुबई और पाकिस्तान के भी लोग इस प्रकार से अब ऑनलाइन गेम में भी धर्मांतरण का धंधा चल रहा है। बहुत दुखद है और अभी और भी जांच होनी चाहिए और उस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और भी लोग देश में पकड़े जाएंगे, क्योंकि धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मदरसा, बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु इसमें शामिल हैं और इस प्रकार से शामिल हैं कि बहुत बड़ी तरीके से फंडिंग हो रहा है। आप देखिए ऑनलाइन गेम में ये सामने आ रहा है, पाकिस्तान और दुबई का हाथ सामने दिख रहा है। बहरहाल शहबाज बद्दो को लेकर जो सूचना आ रही है उसके तहत उसे 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। उसे पूछताछ के लिए पुलिस के सवालों की लिस्ट तैयार है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि गेमिंग जिहाद का मास्टरमाइंड कौन है, किसने बद्दो को इस तरह छोटे बच्चों को निशाना बनाने के लिए उकसाया। पुलिस इसके बारे में जानकारी हासिल कर पूरे नेक्सस पर अटैक की तैयारी में है। इसके अलावा गाजियाबाद पुलिस उन ऐप्स को भी निशाने पर ले रही है जो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से इतर वेब लिंक के जरिए डाउनलोड कराए जाते हैं। इन गेमिंग ऐप्स और एप्लीकेशन में धर्मांतरण जैसी कोशिशों के मामले सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस की ओर से बद्दो से कई सवाल किए जाएंगे। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन का खेल किसके कहने पर शुरू किया? गेमिंग के जरिए छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन का आइडिया कहां से आया? ऑनलाइन गेमिंग जिहाद में किन लोगों ने मदद की? क्या इस पूरे खेल में किसी विदेशी व्यक्ति का हाथ है? अगर किसी व्यक्ति का हाथ है तो वो कौन है? बद्दो ने कितने बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया? दुबई ले जाने का लालच देकर कितने बच्चों को जाल में फांसा? देश में उसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब बद्दो को देना है, जिसके आधार पर जवाब मिलेगा बद्दो मोहरा है या खिलाड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं लोकसभा चुनाव के रण में राजनीतिक पंडित बीएसपी को भले ही मजबूत दावेदार ना मान रहे हों, लेकिन मायावती के तेवर ये बताने के लिए काफी है कि वो अभी मैदान छोड़ने वाली नहीं है, बल्कि लड़ाई के अंतिम पड़ाव तक डटकर मुकाबला करने वाली है। लखनऊ में मायावती ने बीजेपी कांग्रेस के हिंदुत्ववादी एजेंडे पर सीधा प्रहार किया। साथ ही इन दोनों के शासित राज्यों से दलितों पर अत्याचार के आरोप भी लगाए। अब सवाल उठता है कि अभी तक मायावती जिस एकला चलो की नीति पर चल रही है, उससे वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी समेत दूसरे दलों को टक्कर दे पाएगी? क्या मायावती अपने सियासत को बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार है? ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा 2024 की लड़ाई क्या त्रिकोणीय मुकाबले पर आई? मिशन मोड में मायावती। कभी यूपी की सियासत में टॉप नंबरों से पास होने वाली बीएसपी इन दोनों पासिंग मार्क्स तक के लिए जूझ रही है। 2007 के चुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है और हालत ये है कि कभी अपने दम पर बहुमत की सरकार चलाने वाली मायावती के पास विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। सांसदों की संख्या 10 जरूर है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि 2019 में सपा से गठबंधन था। सवाल उठता है, ऐसे में आखिर मायावती कौन सी ऐसी रणनीति आजमाएंगी कि एक बार फिर बीएसपी बड़ा खेल करने की स्थिति में पहुंच जाए? हाल फिलहाल मायावती जिस तरह से मिशन मोड में काम कर रही हैं, उससे पार्टी कार्यकर्ता में उत्साह की लहर है। चुनाव को लेकर बीएसपी की नियमित बैठकें हो रही हैं। मंडल और जोनल कोऑर्डिनेटर को जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं जिनमें पार्टी के बड़े पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। कई कैडर कैंपों में खुद मायावती भी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने वाली हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने सभी कोऑर्डिनेटर्स को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में 4 से 5 मजबूत प्रत्याशियों की लिस्ट दें। इनमें से एक प्रत्याशी फाइनल किए जाएंगे। यानी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही मायावती बीएसपी में बीते कई सालों में कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की परंपरा लगभग खत्म सी हो गई थी। ऐसे में बड़े नेताओं से कार्यकर्ताओं का सीधा संवाद न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला है, बल्कि जमीन से सीधे जुड़ने की कोशिश भी है। काशीराम की राजनीतिक रणनीति पर दोबारा चलकर मायावती अपनी खोई सियासी जमीन हासिल करने की कोशिश में है। यही वजह है कि एक बार फिर मायावती ने दलितों के मुद्दे को ठीक से उठाने की ठानी है, जिसके लिए मिशन मोड में न केवल उत्तर प्रदेश
बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी कैडर को सक्रिय करने की कोशिश शुरू हो गई है। इसके लिए मायावती ने अपने भतीजे को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को 3 राज्यों के चुनाव का जिम्मा दिया है। इनमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बीएसपी के रुख से